दोस्तों, स्वागत है आपका UWD स्टोरीज चैनल पर। आज की स्टोरी काफी डरावनी होने वाली है, क्योंकि जब आकाश भारत लौटता है तो वह अपने दोस्त अभिषेक से मिलने अपने गांव जाता है और उसे अज्ञात शक्ति का वास होने का अनुभव होता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी काफी मजेदार होने वाली है, तो अपने कानों में एयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। मैं लखीमपुर में ही जन्मा और पला बड़ा था। 12वीं के बाद ही B.Tech करने के लिए बंगलोर चला गया और उसके बाद कुछ साल नौकरी करके अमेरिका। अभी 2 साल पहले ही अमेरिका से वापस भारत आया हूं। पैसा काफी जमा हो गया है। अब सोच रहा हूं कुछ बिजनेस शुरू करूं। नौकरी से अब उकता गया हूं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बस में बैठे आकाश के साथी पैसेंजर ने कहा। वह आकाश के पिता की उम्र के थे और उनके चेहरे पर जिंदगी भर का तजुर्बा खासा झलक रहा था। आकाश को हमेशा ही अच्छा लगता था अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सलाह मशवरा करना। जब तक उसके पिता जिंदा थे, ऐसा कोई जिंदगी का फैसला न रहा जो उसने उनकी सलाह मशवरा के बगैर लिया हो। 4 साल पहले उनके परलोक चले जाने के बाद उसे उनकी कमी हर पल झलकती थी। जब लखनऊ से वो अपने ननिहाल के लिए बस में बैठा तो इत्तफाकन यह बुजुर्ग बार उसकी बगल में ही थे और स्वतः ही उसकी बातचीत उनके साथ शुरू हो गई। तो लखीमपुर में अभी कौन कौन है? उन्होंने दिलचस्पी के साथ पूछा। अभी तो सिर्फ चाचा हैं, उनके बच्चे तो सब बाहर हैं। मैं भी वैसे लखनऊ ही रहता हूं। मेरी वाइफ और बच्चे फिलहाल लखनऊ में मेरी मम्मी के साथ हैं। अच्छा, तो लखीमपुर चाचा से मिलने जा रहे हो? फिर पूरे परिवार के साथ ही क्यों ना आए? नहीं अंकल, दरअसल चाचा तो खुद ही लखनऊ अभी कुछ दिन पहले आकर गए थे। मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त अभिषेक से मिलने जा रहा हूं। ओह अच्छा, वह क्या करता है? अभिषेक कभी लखीमपुर से बाहर नहीं निकला। उसे वहीं रहना पसंद है। उसके पिता का काफी बड़ा व्यापार है और वह भी फिलहाल वही संभालता है। पर बेचारे के साथ बहुत ट्रेजेडी हुई। शादी के कुछ ही समय बाद उसकी बीवी गुजर गई। उसके मां बाप बोल बोल कर थक गए और परलोक भी सिद्धार गए, पर उसने दोबारा शादी नहीं की। पूरा समय बस बिजनेस में ही लगा रहता है। अभी जब उसने सुना कि मैं इंडिया वापस आ गया हूं तो मुझसे मिलने की गुहार की। मैं वैसे भी अभी खाली था, कुछ नया करने से पहले इत्मीनान से ब्रेक ले रहा हूं। समय काफी है, तो मैंने कहा चलो उससे मिल आता हूं। बहुत बढ़िया, अपने दोस्त से मिलो और उसे समझाओ कि फिर से घर बसा ले। जिंदगी अकेले काटना बेहद मुश्किल काम है। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। कोशिश करूंगा। वे लखनऊ से लखीमपुर 2.5 घंटे में पहुंच गए। बस स्टॉप पर उतरने के बाद आकाश ने अपने साथी पैसेंजर से विदा ली और फिर एक रिक्शा पकड़ लिया। राजगढ़ चलना भाई। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद उसे एक अलग ही रोमांच आ रहा था अपनी जन्मभूमि पर यूं वापस आने पर। रिक्शा चालक पैडल मार रहा था और आकाश जिज्ञासा के साथ वही पुराने रास्ते, चौराहे, दुकानें आदि देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ अभी तक वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। बस स्टॉप से अभिषेक के घर पहुंचने में उसे सिर्फ 15 मिनट लगे। बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने के बाद सबसे ज्यादा अचरज यही होता है कि जो दूरियां बचपन में ज्यादा लगती थीं, अब ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। अभिषेक का घर 3 मंजिला था, जो कि उसकी कॉलोनी राजगढ़ की आखिरी गली के अंदर जाकर एकदम कोने पर था। घर के चारों ओर अच्छा खासा खुला खुली जगह थी, जहां पर गार्डन आदि अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कई बड़े बड़े पेड़ थे। आकाश को आम के पेड़ नजर आए। अचानक उसके बचपन की यादें ताजा हो गईं। वह अक्सर अभिषेक के साथ आम के पेड़ से आम तोड़ता था। उसे याद था कैसे अभिषेक की मम्मी उन दोनों को डांटा करती थी, पर मजाल है जो वह बाज आते। अब भी वह मुख्य दरवाजे से कुछ ही कदम अंदर पड़ा था कि उसे मुख्य भवन की दरवाजे पर हाथ फोल्ड किए अभिषेक नजर आया। वहां खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आगे बढ़ने का कोई उपक्रम नहीं कर रहा था। आकाश उसके नजदीक चलता गया। अभिषेक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके आगमन के पल्लों को पूरा आनंद ले रहा था। अभी खड़ा रहेगा या आगे भी आएगा? कोई तमीज कमीज बची है कि नहीं? आकाश उससे कुछ फासला छोड़कर रुकते हुए बोला। अभिषेक हंसता हुआ सीढ़ियां उतरा और उसकी तरफ बढ़ा। फिर आगे बढ़कर उसने उसे गले लगा लिया। अरे कितना फूल गया यार तू।
आकाश बोला। उसे अपने इर्द गिर्द अभिषेक का चर्बी से भरे शरीर का एहसास हो रहा था। सब गांव के आबोहवा और खान पान का असर है, तुम अमेरिका वालों पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभिषेक मुस्कुराते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। चलो भाई, अब आ गया हूं, देखते हैं तुम्हारे गांव की आबोहवा मुझ पर क्या असर करती है। आकाश ने बोला तो अभिषेक हंसा। चला आजा, यहां से लौटने से पहले 10 किलो तेरा ना बढ़ाया तो कहना। दोनों अंदर आ गए। आकाश बैठक में पहुंचा, दोनों सोफे पर बैठ गए। आकाश ने चारों तरफ नजर फिराई। अभी भी कमरे में वही सब फर्नीचर और तस्वीरें लगी थीं जिन्हें वह बचपन में देखता आया था। सच में छोटे और बड़े शहर में यही फर्क था। छोटी जगह कई कई सालों में भी बदलाव बेहद काम आता है। आकाश इस बात की खुशी थी, वरना वह अपने बचपन के लम्हों को कैसे याद कर पाता। अभिषेक ने नौकर को आवाज दी, जो मिठाई और पानी ले आया। सुना है बहुत बिजी रहता है बिजनेस में। बर्फी का एक टुकड़ा उठाते हुए आकाश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस चल रहा है, छोटा सा बिजनेस है अपना, बस ठीक ठाक चलता रहे उतना ही काम करता हूं। कोई टाटा बिरला तो बनना नहीं है हमें। यह बात भी ठीक है, खुद के लिए समय ना हो तो फिर जिंदगी में क्या मजा। सही कहा, और बता तेरा क्या इरादा है अब? कुछ बिजनेस ही शुरू करूंगा, पर जैसा तूने बोला, छोटा सा, आरामदायक, स्टेबल सा, अपने को भी टेंशन नहीं बढ़ानी। सही सोचा तूने, और बता खाना अभी घर पर खाएगा या कहीं बाहर? जो भी ठीक लगे। अभी तो बाहर से ही आ रहा हूं। ठीक है, चल ऐसा करते हैं, लंच घर पे और डिनर के लिए ढाबे पर जाएंगे। उसी ढाबे पर, हाईवे वाला? आकाश ने उत्साहित होते हुए पूछा। हां भाई, शेरा ढाबा याद है, जहां पर हम बार दोपहर में गए थे तो पहले उसने हमसे पूछा, साहब कौन सा मुर्गा खाओगे? फिर हमने बताया तो उसने मुर्गा पकड़ा, उसे काटा, उसके बाद बनाया। कहकर अभिषेक हंसा। आकाश ने भी ठहाका लगाया। हां, उस वक्त कितना समय रहता था अपने पास। हम आराम से 3-4 घंटे वहीं टाइम पास कर रहे थे। पर वह चिकन का फ्लेवर आज भी याद है, गजब बनाया था अंकल ने। अतीत की यादों में खोए अभिषेक के चेहरे पर मुस्कान थी। चलो आज अंकल से ही चिकन बनवाएंगे अपनी पसंद का। क्या बात कर रहे हो? वह अंकल अभी तक है उस ढाबे पर? बिल्कुल है, और कहां जाएंगे? वाह, मजा आएगा फिर तो भाई इसीलिए लंच हल्का फुल्का सादा, ताकि डिनर जरा ग्रैंड हो। ठीक है ना? तूने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। बिल्कुल की है। अपने पुराने दिनों के वह सारे काम फिर से करने हैं जो हमने किए थे। मजा आएगा, आकाश उत्साहित स्वर में बोला। बस एक काम नहीं हो पाएगा, अभिषेक गंभीर स्वर में बोला। कौन सा? आकाश को लगा अभिषेक जरूर कोई सीरियस बात बोलने वाला है। गर्ल्स कॉलेज जाकर लाइन न मारी जाएगी। आकाश दिल खोलकर हंसा। वो भी क्या दिन थे। बाइक पर हम दोनों अक्सर एक राउंड जरूर मारते थे, सिर्फ आंखें सेंकने के लिए, पर कभी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत न हुई। अभिषेक ने हामी भरी। इतने में उसके नौकर ने बताया कि खाना तैयार हो गया है। आगे की बातें उन्होंने लंच करते हुए की। लंच के बाद अभिषेक बोला, अब थोड़ा सुस्ता लो, बाकी मस्ती शाम को करेंगे। आकाश ने हामी भरी। उसके लिए दूसरी मंजिल पर एक कमरा खुलवा दिया गया था। अभिषेक ने कहा, वो आराम करे, तब तक वो फैक्ट्री का चक्कर लगा आएगा। आकाश ने कमरे में पहुंचकर कपड़े बदले, फिर एक कोने में अपना बैग रख दिया। उसे याद आया कि यह कमरा अभिषेक के पिताजी का हुआ करता था, जिन्हें अभिषेक के साथ साथ वह भी बाऊजी कहता था। न जाने ये उनकी पर्सनालिटी थी या उनका रुतबा, जो उनके बच्चों से ही नहीं बल्कि हर किसी से उनके लिए बाऊजी का संबोधन निकलता था। कमरे में उनकी तस्वीर लगी थी। आकाश की उस पर नजर पड़ी तो स्वतः ही उसके हाथ नमस्कार में जुड़ गए। कमरे में अब अभिषेक ने एसी लगवा लिया था, पर आकाश ने उसे चलाने की जगह खिड़कियां खोल दी और पर्दा हल्का गिराकर बिस्तर पर आ लेटा। यहां की हवा की प्राकृतिक खुशबू, चिड़ियों की आवाज, ये सब ऐसी में कहां मिलने वाला था। बिस्तर पर लेटते ही आकाश जैसे पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। 5 मिनट में वह नींद के आगोश में था। उसके नींद में पहुंचते ही कमरे में मौजूद लकड़ी की अलमारी का पट हल्की सी आवाज के साथ खुद ब खुद खुला। फिर अलमारी से एक काले धागे का रोल लुढ़कते हुए जमीन पर गिरा। जमीन पर वह लुढ़कते हुए बेड के पांव के पास अंदर की तरफ आकर रुका। आकाश की नींद खुली। आदतन उसने फोन पर नजर डाली। 4 बजने वाला था। वह उठकर बैठ गया। बहुत बढ़िया झपकी लगी थी।
कुछ देर में वो फोन पर आए मैसेज नोटिफिकेशन से फारिग हुआ, फिर उठकर खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की से बाहर उसकी नजर जाते ही उसे याद आया कि उस तरफ कुछ ही दूरी पर एक तालाब हुआ करता था। वह अक्सर अभिषेक या अन्य दोस्तों के साथ उधर जाया करता था। तालाब में कंकड़ फेंककर उछालने जैसे कामों से भी उस समय अच्छा टाइम पास हुआ करता था। आकाश सोच रहा था कि न जाने वह तालाब अब होगा कि नहीं। पहले तो इस तरफ से ही उसका नजारा दिखता था, पर अब उस नजारे को रोकते कितने ही घर वहां बनकर खड़े हो गए थे। वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। नीचे बैठक के पास उसे एक बूढ़ा आदमी वहां नौकर से बात करता दिखा। उस आदमी के हाथ में कपड़ों की गठरी थी, जिससे आकाश को समझ आया कि वह धोबी था। काका, आकाश उसे पहचानते हुए बोला। कौन? मैं आकाश, जनकलाल मिश्रा का बेटा। ओहो, अरे वाह बिटुआ, कितने सालों बाद। आकाश उसके पास पहुंचा। उसे देखते हुए धोबी के चेहरे पर असीम प्रसन्नता थी। कितने बड़े हो गए, हमें तो पहचान में ही नहीं आए। कैसे हो? बस सब बढ़िया है काका। अब लखीमपुर वापस आ गए क्या? नहीं, अभी तो लखनऊ में ही हूं। अभिषेक से मिलने चला आया। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया। अभिषेक का भी मन लग जाएगा। न जाने कैसे इतने बड़े घर में अकेले रहता है। बाऊजी बोल बोल के थक गए, रहीन के दोबारा ब्याह कर ले, पर ऊ है कि जिद पकड़े हैं। आकाश कुछ नहीं बोला। तुम कोशिश करना उसे समझना। जरूर। उसके जाने के बाद नौकर ने उससे चाय के लिए पूछा। आकाश ने हामी भरी। वो चाय बनाने रसोई में चला गया। आकाश ने अभिषेक को फोन किया। उसने कहा उसे आने में 1 आध घंटा और लगेगा। वह बाहर आकर कंपाउंड में टहलने लगा। गार्डन में घास सलीके से कटी थी। गुलाब, गेंदा के पौधे खूब थे। आम, अमरूद, पपीते और भी कई तरह के पेड़ थे। वह टहलते हुए पीछे की तरफ आ गया। पीछे का भाग सामने की तुलना में छोटा था और देखकर कुछ अपेक्षित से लगा। घर का कुछ पुराना सामान उस तरफ पड़ा था, जैसे पुराने कूलर, सिलाई मशीन आदि। उस तरफ घास भी बड़ी बड़ी उगी पड़ी थी। शायद उस कबाइड की वजह से माली को घास काटते बनता भी नहीं होगा। उस झंझाल के बीच जाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए आकाश लौट आया। वह बैठक में पहुंचा तो उसने पाया चाय उसका मेज पर इंतजार कर रही थी। उसने नमकीन, बिस्किट आदि के साथ चाय पी। फिर कुछ और समझ में न आने पर ऊपर चल दिया। अभिषेक का घर काफी बड़ा था। नीचे हॉल, किचन, 2 गेस्ट रूम और ऊपर की 2 मंजिलों पर 4-4 और कमरे थे। आकाश को याद था एक वक्त यहां कई लोग दिखाई देते थे। अभिषेक की 2 बड़ी बहनें तो थीं ही, साथ ही अभिषेक के चाचा और उनका परिवार भी इसी मकान में रहते थे। उस वक्त उसके दादाजी भी हुआ करते थे। बाद दोनों अभिषेक की कार से ढाबा पहुंचे। फिलहाल वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। आकाश ने साफ देखा कि ढाबा अब खूब तरक्की कर गया था। वहां फैमिली सेक्शन भी अलग से बना दिया गया था। एसी सेक्शन भी था। खुली हवा में ही बैठते हैं। आकाश बोला, हां, जब तक ट्रकों का बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, कुत्ते मेज किनारे आकर खड़े ना हो जाएं, ढाबे पर आने का क्या मजा। आकाश हंसा। उन्होंने स्टार्टर्स आदि का ऑर्डर किया और फिर ड्रिंक का दौर शुरू हुआ। और बता। अभिषेक गिलास हाथ में उठाकर बोला, भतीजा क्या कर रहा है हमारा? फिलहाल तो इंडिया में अभ्यस्त होने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हां, ये तो दिक्कत है। वो अमेरिका में ही पैदा हुआ था ना, हिंदी बोल लेता है। हां, उस पर तो हम लोगों ने हमेशा जोर दिया। घर पर हम हिंदी में ही बात करते थे तो उसे भी मजबूरन बोलनी समझनी पड़ती थी। और भाभी यहां क्या करेंगी? वहां हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, यहां खुद का क्लिनिक शुरू करने का प्लान है। ये तो सबसे बढ़िया होगा। तू बता। मेरा क्या है यार, तूने देखा तो, बस उससे ज्यादा न कुछ है और न अब होने वाला है। आकाश ने गिलास उठाकर सिप लिया, फिर पापड़ तोड़ते हुए बोला, कभी तो सोचा होगा। दोबारा शादी के बारे में? आकाश ने हामी भरी। अरे यार, छोड़ वो बात। लेकिन अभिषेक सोच तो, तेरे बाद कोई तो चाहिए तेरा बिजनेस देखने के लिए। तो मैं सिर्फ इसलिए दोबारा शादी करूं ताकि बच्चे हों और मेरा कुनबा आगे बढ़े? नहीं, सिर्फ वह बात नहीं। अभी तुझे मन नहीं कर रहा, पर एक बार शादी होगी तो तू खुद बदलाव महसूस करेगा। अभी तो हम जवान हैं तो ठीक है, पर आगे उम्र बढ़ेगी तो एक साथी की जरूरत होगी। ओल्ड एज होम में चला जाऊंगा। अभिषेक हंसते हुए बोला, तेरे लिए तो सब मजाक है। आकाश गंभीर स्वर में बोला, मैं मानता हूं तेरे और भाभी के बीच कुछ स्पेशल था और तू नहीं चाहता कि उन यादों को कोई और आकर रिप्लेस करे।
पर भाई, जिंदगी सिर्फ यादों के सहारे तो नहीं काटी जा सकती। मुझे तो उस पूरे बड़े घर में रहने की कल्पना मात्र से ही अजीब सा लगता है। पता नहीं तू कैसे रह रहा है। अभी तूने कहा ना, उन यादों के सहारे, अभिषेक सुरूर में बोला। फिर उसने गिलास उठाया और एक सांस में खाली कर दिया। आकाश चुप हो गया। कुछ देर दोनों अपने अपने विचारों में गुम चुपचाप खाते पीते रहे। फिर अचानक आकाश बोला, हुआ क्या था? अभिषेक कुछ पल अनमने भाव से इधर उधर देखता रहा। आकाश ने कुछ कहा नहीं। फिर अभिषेक एक सिगरेट जलाकर बोला, वहीं जिसका कोई इलाज नहीं। हाँ, कैंसर तो तूने बताया था। कौन सा, ये नहीं बोला। और क्या डॉक्टर कुछ ना कर सके? मैंने तुझे बोला भी था अमेरिका आकर इलाज करवाने का सोचने का मौका ही कहां दिया। स्टेज 4 में था लंग कैंसर। जब डिटेक्ट हुआ, इलाज शुरू हुआ ही था कि 2 हफ्ते, सिर्फ 2। कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। कभी सोचा भी ना होगा। अच्छी खासी तो थी वो। चेहरे से देखकर लगता भी नहीं था कि इतनी भयंकर बीमारी शरीर के अंदर पनप रही है। अचानक खांसी शुरू हुई थी, जो 1 महीने तक किसी दवा से सही न हो रही थी। जब टेस्ट कराया तो बहुत बुरा हुआ। भगवान किसी के साथ ऐसा न करे। मैं तेरी फोटो देख रहा था। कितने खुश थे तुम दोनों। मैं आज भी उन यादों में खुश रह लेता हूं। इसलिए मुझे अब ये दोबारा शादी वादी की बातें फिजूल लगती हैं। तू भी ये बड़े बुजुर्गों वाला लेक्चर मत दिया कर। अरे मैं तो, चल पैक बना। अभिषेक ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। डिनर निपटाकर वे वापस लौट चले। फिर इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। दोनों पहले की तरह बचपन की यादें ताजा करते रहे। घर पहुंचकर कुछ देर दोनों गार्डन में कुर्सियों पर बैठे बात करते रहे। 11 बजे उन्होंने सोने का फैसला किया। आकाश को दूसरी मंजिल पर उसके कमरे में छोड़कर अभिषेक तीसरी मंजिल पर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद करीब 10 बजे अभिषेक फैक्ट्री के लिए निकल गया। उसने कहा कि वह शाम को जल्दी वापस आने की कोशिश करेगा। आकाश को भी अपनी पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित काम के लिए अपने चाचा से मिलने जाना था, तो वह उधर निकल गया। अपना काम निपटाकर वह 2 बजे तक वापस भी आ गया। हालांकि उसके चाचा ने उधर रुकने को बहुत कहा, पर उसने कहा कि फिलहाल वह 2-3 दिन अभिषेक के साथ ही बिताना चाहता है। आ गए बाबू, नौकर ने कहा। खाना लगा दें? अरे नहीं, दरअसल काम से गया था तो बाहर चाचा के साथ ही लंच हो गया। अच्छा, चाय चाहिए हो तो बताना। जरूर। नौकर जाने लगा तो कुछ सोचते हुए आकाश बोला, सुनो काका। हाँ बोलो बाबू। अभिषेक से इस तरह के सवाल बार बार पूछते अच्छा नहीं लगता, पर जानना चाहता था बाबूजी कब और कैसे गुजरे। बाबूजी को गुजरे 1 साल से ऊपर हो गया। अभी पिछले महीने ही तो बरसी थी उनकी। हम कभी मिल न सके, पर सुना है बहुत मान सम्मान था उनका शहर में। ये बात तो सच है, पर आप उनसे कैसे न मिल सके। अरे हम तो लगे ही यहां काम पर उनके गुजरने के बाद। बस ये समझिए उनकी 13वीं हुई और हम काम पर लगे। ओह अच्छा, आपसे पहले कौन था यहां? मुरारी जी थे कोई। हम भी बस नाम सुने उनका। ओह मुरारी काका, उन्हें तो मैंने भी बचपन में देखा है, यानी काफी सालों तक रहे वो यहां। फिर अचानक छोड़ क्यों गए ये तो हमें नहीं पता। हो सकता है बाबूजी के बाद उनका मानना लगा हो यहां। शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ काम याद आया, मैं निपटा कर आता हूं। ठीक है बाबू। आकाश घर से बाहर निकल आया। उसे अचानक ही मुरारी काका से मिलने का मन कर गया था। उसे पता था कि वो कहां रहते थे। छोटे शहरों के कुछ इस तरह के ही फायदे थे। बड़े शहरों में तो आप उस एरिया में हो सकता है झांकने भी ना गए हों जहां से आपके घर काम करने वाली रोज आती हो। वह 10 मिनट में पैदल चलते हुए ही उनके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला ही था, फिर भी शिष्टाचार के तहत उसने सांकल खटखटाई। कुछ ही पलों में उसे मुरारी काका दिखाई दिए। वे अब 60 के लपेटे में थे, पर 20 साल बाद भी उन्हें पहचानने में आकाश को ज्यादा दिक्कत न हुई। कौन है? काका, मैं आकाश, अभिषेक का दोस्त, जनकलाल मिश्रा जी का बेटा। उसके इतना बोलते ही मुरारी उसे तुरंत पहचान गया। अरे बेटवा, इतने सालों बाद। वह धीरे धीरे खटिया से उठा। आओ बैठो। वह अंदर आया। मुरारी ने उसे खाट पर बैठने को कहा और खुद जमीन पर बैठने लगा तो वह बौखलाया। अरे क्या कर रहे हैं? जमीन और क्यों? खाट पर क्या 2 जन नहीं बैठ सकते? मगर आकाश ने उसकी एक न सुनी। दोनों खाट पर बैठे। फिर कुछ देर नई पुरानी के बाद आकाश ने पूछा,
काका, आपने अभिषेक के यहां काम क्यों छोड़ दिया? उसने आकाश को ध्यान से देखा। उसके चेहरे के रंग बदले। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी की मौत के बाद दिल ही नहीं लगा। कितने दिन काम किए उनके जाने के बाद? अब दिन तो हमें याद नहीं। कौनू गिनती थोड़े न रख रहे थे। 13वीं तक थे या? बेटवा, काहे इतने सवाल पूछ रहे हो? बस यूं ही समझना चाह रहा था। उनकी मौत के कुछ दिन बाद तक आपने काम किया होता तो आप समझते ना कि मन लग रहा है या नहीं। पर आप तो इधर वो गुजरे और उधर आप बाहर। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौनू बात नहीं बेटवा, आप मुझसे सच बोलिए, चिंता मत कीजिए, कहकर आकाश ने उसकी आंखों में गहन नजरों से देखा। मुझसे कुछ मत छिपाइए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। क्या कुछ गलत हुआ था? पर बेटवा, तुम काहे? मैंने भी वहां कुछ अजीब महसूस किया है, उसने कहा तो मुरारी भौंचक्का रह गया। आकाश उसे निरंतर देखता रहा। मुरारी सिर झुकाकर सोच में डूब गया। फिर अचानक वह उठा और अंदर चला गया। आकाश उसे देखता रह गया। कुछ पलों बाद वह बाहर निकला तो उसके हाथ में कुछ था। वह आकाश के बगल में बैठा तो उसे नजर आया कि वह हनुमान चालीसा थी। आप डरे हुए हो? जो कुछ हम बोलना चाहत है वो इसके स्पर्श के बिना बोलने की हिम्मत ना ही है हमारे भीतर। डराने की कोशिश तो मेरे साथ भी हुई, मैं डरा भी, पर अब मैं इसे चैलेंज की तरह ले रहा हूं। खैर, आप बोलिए। हनुमान चालीसा को कांपते हाथों में थामे मुरारी ने कहा, कहने को तो बाबूजी की मौत दिल का दौंधरा पड़ने से हुई थी और उनकी उम्र में स्वाभाविक भी है, इसलिए किसी को शक भी न हुआ। पर हम जानते हैं कि वो स्वाभाविक मौत नहीं थी। वो कैसे? हम ही तो उस मनहूस दिन सबसे पहले बाबूजी को देखे रहे सुबहिन सुबहिन। ओह, अब का बताई? बेटवा, तुम पढ़े लिखे हो, हम तो ज्यादा नहीं जानते, पर तुम ही बताओ, क्या दिल का दौरा पड़ने से शरीर पर लाल निशान पड़ जाते हैं? लाल निशान किस तरह के, जरा विस्तार से बताइए। बाबूजी रोज 5 बजे के आसपास उठते थे, पर ऊ रोज 6 बज गवा पर ऊ नीचे ना आए तो हम उनके कमरे में पहुंचे। वहां देखा वो बेड पर चित पड़े थे। आंखें खुली थीं, मुंह खुला था, शरीर एकदम निश्चल। हमने शोर मचाया। जब तक बाकी लोग आते हम चाहकर भी उन पर से नजरें न फेर पाए। हमने गौर किया कि उनके बाजुओं पर, गले पर पतली पतली लाल धारियों जैसे निशान थे। लेकिन बाबू, जब उनका शरीर दाह संस्कार से पहले घर में रखा गया था, उस वक्त वो निशान गायब थे। आपने इस बारे में किसी से कहा नहीं? उनके भाई से जिक्र किए तो थे, तो उन्होंने उस वक्त देखा भी, पर तब निशान नहीं थे, तो वो बोले हमें शायद कोई वहम हुआ हो। वैसे भी 6 बजे कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, पर हमें लगा कि हमारी आंखों का धोखा ना ही था वो। पर इतनी सी बात से ही आपको लगा कि मौत स्वाभाविक नहीं थी? नहीं बेटवा, इतनी से बात के लिए तो हम चालीसा नहीं उठाते ना। दरअसल उसके दूसरे दिन शाम को हम उनके कमरे में गए कुछ सामान उठाने। तब कमरा खुल ही नहीं रहा था, यानी अंदर से बंद था। हां, अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ देर में दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर हम अंदर आए तो लगा कोई पीछे खड़ा है। सांस लेने की आवाज कानों में आ रही थी। इस बार आकाश बुरी तरह चौंका। हमसे पलटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 मिनट हम बुत बने खड़े रहे। जब वो आवाज बंद हुई तो सिर पर पांव रखकर वहां से भागे। आकाश इधर उधर देखते हुए सोच में डूब गया। फिर हम 2 दिन उधर आए ही नहीं। हम अपने पंडित जी से मिले तो उन्होंने हमें कुछ सलाह दी और उस घर के पास कदम न रखने की सलाह दी। हम अभिषेक को किसी से कहलवा दिए कि हमारी तबीयत खराब हो गई और अब बाबूजी के बाद हमसे वहां काम न होगा। बस उसके बाद से उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आकाश सोचे जा रहा था। उसने पूछा, अभिषेक की मम्मी की डेथ कब और कैसे हुई थी? मालकिन तो बाबूजी से 6 महीने पहले, वो दिमाग की नस फटने से, ब्रेन हेमरेज। हां बेटवा, शायद वही कहते हैं अंग्रेजी में। उनकी लाश देखी थी आपने? नहीं, पर सुना है ये अचानक ही रात को हुआ जब वो किचन में कुछ काम करत रही। अच्छा, दोनों यही चाहत रहे कि अभिषेक दोबारा शादी कर ले, और अब मैं भी यही दिल से चाहता हूं और अभिषेक को बार बार कह रहा हूं। आकाश जैसे खुद से बात कर रहा था। और वो नहीं चाहती ऐसा हो। कौन? आकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अभिषेक की बीवी कैसी थी? कैसा स्वभाव था उसका? मंजू बिटिया?
लड़की अच्छी थी, मॉडर्न थी, बाकी सब तो ठीक था, पर अक्सर अभिषेक को बड़े शहर चलकर रहने को बोलती थी। उसका कहना था कि यहां रहकर उनके होने वाले बच्चों की सही परवरिश न हो पाएगी, पर इसके लिए अभिषेक बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर शायद उसने भी समझौता कर लिया था। इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं दिखी। बहुत अच्छी लड़की थी, सबका मान सम्मान करती थी। क्या बताएं, न जाने किसकी काली नजर इस परिवार पर पड़ गई। तभी आकाश का फोन बज उठा। अभिषेक कॉल कर रहा था। आकाश ने कुछ सोचते हुए कॉल पिक की। किधर निकल गया? उसकी आवाज आई। कुछ नहीं, किसी से मिलने आया था, पहुंचता हूं थोड़ी देर में, कहकर उसने फोन काटा। फिर मुरारी से मुखातिब हुआ। आपने बहुत मदद की काका। मुझे लगता है उस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अभिषेक का वहां रहना ठीक नहीं। वो जिद्दी है, किसी की सुनता कहां है। मैं देखता हूं, कुछ कोशिश करूंगा। फिर आकाश वहां से रुखसत हुआ। आकाश वापस अभिषेक के घर पहुंचा। वो उसका चाय पर इंतजार कर रहा था। उसके आने के बाद ही उसने चाय बनवाई। फिर दोनों ने बातें करते हुए चाय पी। आकाश ने अपनी मुरारी काका के साथ हुई मुलाकात के बारे में जिक्र नहीं किया। उसने यही बोला कि वह प्रॉपर्टी के काम से सुबह चाचा के साथ गया था और फिर शाम को एक भावी खरीदार से मिलने गया था। फिर वे इधर उधर की बातें करते रहे। आकाश ने कुछ बिजनेस प्लान उसे बताए जिनके बारे में वह सोच रहा था। अभिषेक ने अपनी सलाह और कुछ राय दी। तेरा परिवार तो इस छोटे शहर में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, अभिषेक ने कहा, वरना मैं तुझे अपना ही बिजनेस ज्वाइन करने को बोलता। अच्छा आइडिया है, पर वाकई मुश्किल होगा यहां। अभी तो वो लखनऊ में ही मुश्किल से एडजस्ट हो रहे हैं। अभिषेक ने हामी भरी। वैसे एक काम तो हो सकता है। क्या? हमारा कोई बिजनेस हो जो यहां हम साथ में खोलें और उसके लिए मुझे कभी कभार लखनऊ से यहां का चक्कर लगाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। बढ़िया रहेगा। यहां काफी चीजें मैं देख सकता हूं। सोच रहा हूं जमीन मिल जाए और एक शानदार रिसॉर्ट खोला जाए। लखीमपुर में सब है, पर अभी भी ढंग के होटल नहीं है। रिसाइनर्ट तो है ही नहीं। आइडिया बढ़िया है, पर उसके लिए काफी जमीन लगेगी और जमीन अब यहां भी बहुत महंगी है। देख, बुरा ना मानना, बस एक आइडिया है। तू अगर इस घर को रेनोवेट कर ले। हाँ, समझ गया। इस घर का एरिया काफी है, छोटा मोटा रिसॉर्ट तो बन ही जाएगा। आकाश ने उसे ध्यान से देखा। उसे लगा था वो उसकी बात से ना नुकुर करेगा। हाँ, तुझे अकेले ही रहना है तो अपने लिए एक आलीशान फ्लैट तैयार करवा लेना और बाकी जगह में कमरे, बैंक्वेट हॉल आदि आराम से बन जाएंगे। अच्छा आइडिया है, सोचूंगा। बस ये है कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हमसे चलेगा कि नहीं पता नहीं। दूसरों की जी हुजूरी हमसे होती नहीं। चलाने के लिए तो मैनेजर और स्टाफ के लोग होंगे। खैर, सोचना इस बारे में। अभिषेक ने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह बातें करते करते डिनर का समय हो गया। डिनर के बाद अभिषेक उसे अपने कमरे में ले आया। दोनों वहां बैठकर गप्पे मारने लगे। बातों बातों में आकाश ने पूछा, यार, अक्सर किसी की अचानक डेथ के बाद लोग अक्सर घर बदल लेते हैं या कम से कम कमरा बदल लेते हैं। मुझे लगता है तूने कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ घर में वैसा का वैसा ही है। अभिषेक हंसा। यार, बाऊजी ने हमें कभी भूत प्रेत अंधविश्वास की चीजों पर यकीन न करने दिया। मम्मी थोड़ा बहुत मानती थीं, पर उनके सामने वो भी कुछ न बोली, तो मुझे भी कभी इस तरह के ख्याल नहीं आते। ये तो अच्छी बात है। शहरों में तो मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा, पर न जाने छोटे शहरों के इन बड़े बड़े घरों में क्या बात होती है कि ऐसी चीजों पर विश्वास करने का दिल चाहने लगता है। अभिषेक मुस्कुराया और बोला, वो इसलिए, एक तो छोटे शहरों और गांव में भूत प्रेत के किस्से अक्सर मशहूर होते हैं, दूसरे यहाँ के घर बड़े बड़े होते हैं। इनका अलग ही वातावरण होता है। लोग कम और जगह ज्यादा। ना जाने किस कोने से कभी हवा आ जाती है तो दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं और लोग डरने लगते हैं। यह सब आपकी धारणाओं के ऊपर ही है। मुझे तो इन चीजों पर रत्ती भर विश्वास नहीं। तू सही कह रहा है। अभिषेक उठकर बैठ गया और रहस्यमयी स्वर में बोला, तुझे एक राज की बात बताऊं? बोल। मंजू के कुछ अंश अभी तक मेरे पास हैं। क्या मतलब? आकाश चौंका। अंतिम संस्कार के बाद उसकी राख मुझे मिली थी। मैंने उसे आज तक विसर्जित नहीं की। आकाश ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बड़े सनकी को देख रहा हो। ऐसे मत देख यार, अभिषेक बोला। न जाने उस वक्त क्या हुआ था, लगा यही तो आखिरी निशानी बची है। मंजू की इसे अपने साथ रखता हूं। क्या होगा अगर इससे गंगा में बहा दूंगा? कभी बाद में मन करेगा तो कर दूंगा। मुझसे नहीं बहाया गया। मैं यहां से प्रयाग तो गया,
पर वापस लेकर आ गया, किसी को बताया भी नहीं। पर यार, यह तो हिंदू धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। आकाश बेहद सतर्क होकर उसे घूरे जा रहा था। तो अभी कहां रख रखी है तूने उसकी राख? अभिषेक ने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। आकाश के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे वह पल याद आ गया जब उसे अपने पीछे सांस लेने की आवाज आ रही थी। क्या हो गया? अभिषेक ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। माना यार, ये मेरी सनक थी, पर तू इतना सीरियस क्यों हो गया? कुछ नहीं होता। पता नहीं यार, मैं भी ज्यादा जानता नहीं हूं, पर मेरा ख्याल है कि अंतिम संस्कार की विधि का पार्ट है ये, इसलिए राख अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है। शायद इससे मरने वाले की आत्मा की मुक्ति में व्यवधान आ सकता है, ऐसा कहते हैं। तुझे ऐसा लगता है कोई मर गया, उसका पूरा शरीर जल गया, तो अब बचा क्या है आत्मा की मुक्ति के लिए? आकाश के पास इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह कुछ नहीं बोला। अब तू ऐसे सोच में न डूबा रह। मुझे लगता है ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी। यार, उसके कुछ ही समय बाद आंटी की डेथ हो गई, फिर बाऊजी भी। न जाने क्या सोचते हुए आकाश अचानक बड़बड़ाने लगा। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या हो गया तुझे? अभिषेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू इतना क्या सोच रहा है? एक तो पहली बात, ये सब कुछ होता नहीं है। तू क्या सोच रहा है? मंजू भूत बन गई और भूत बनकर उसने मम्मी और बाबूजी को... नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर यार, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं जिस बारे में जानता ही नहीं उस पर कमेंट कैसे करूं, पर फिर भी कुछ गलत तो लग रहा है। तू कुछ ज्यादा सोच रहा है। चल एक बार मान भी लूं, मंजू भूत बन गई तो फिर भी वह मम्मी और बाबूजी का बुरा क्यों करेगी? वह तो उनकी बड़ी चहेती थी। दोस्तों, आज की स्टोरी यहां पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इसका पार्ट 2 हम लाने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप अपनी सिटी का नाम जरूर हमें मेंशन करें।